दोस्तों नमस्कार, स्टे टूअर विद ISR चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम यूपी PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न पत्र 2005 का है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो आप जानते हैं प्राचीन भारत में निशाका या निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण था जो गले में पहना जाता था। ठीक है, कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयोग होने लगा और यह प्रचलित हो गया सिक्के के रूप में। और जब मौर्य काल आया तो पूर्ण रूप से सिक्के के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आपको याद रखना है निशाका क्या था? स्वर्ण आभूषण था और बाद में यह सोने का सिक्का बन गया। तांबे के सिक्कों को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? मासक कहा जाता था। ठीक है, उसके साथ चांदी के सिक्के को करसापण कहा जाता था, याद रख पाएंगे। और जो तांबे का छोटा सिक्का था उसे काकड़ी कहते थे। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था या न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चारवाक हैं, गौतम हैं, कपिल मुनि हैं या जैमिनी हैं। तो आप जानते हैं भारत के प्राचीन साहित्य में 6 प्रकार के दर्शनों का वर्णन किया गया है जिन्हें षट दर्शन कहते हैं। वे इस प्रकार हैं, यानी सांख्य दर्शन एक प्रकार का दर्शन है। ठीक है, यह सबसे प्रामाणिक और प्राचीन है। ठीक है, इसका जो प्रवर्तक है वे कौन है? कपिल मुनि है। उसी प्रकार से नेक्स्ट आता है आपका योग दर्शन जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। फिर आता है न्याय दर्शन जो प्रश्न में पूछा गया है, इसके प्रवर्तक कौन है? गौतम ऋषि हैं। फिर आता है आपका वैशेषिक दर्शन जिसके प्रवर्तक कौन है या प्रणेता कौन है? महर्षि कणाद, याद रख पाएंगे। और फिर नेक्स्ट वन है हमारा मीमांसा दर्शक जिसके प्रणेता या प्रवर्तक हैं जैमिनी। तो हमें पूछा गया है न्याय दर्शन, हमने पढ़ लिया इसको, ये कौन है? इसके प्रणेता या इसके प्रवर्तक गौतम ऋषि, याद रख पाएंगे। भगवान महर्षि का प्रथम शिष्य था, तो भगवान महावीर का इनका जो शिष्य था इनका दामाद ही था जामाली, याद रखेंगे। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने। तो सर्वाधिक तांबे के सिक्के का प्रचलन कराने का श्रेय जाता है कुषाणों को। ठीक है, खासकर कनिष्क को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? पहला कथन कह रहा है उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। तो यह बिल्कुल सही है। शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म का प्रबल प्रचार प्रसार किया गया जिससे बौद्ध धर्म को गहरा झटका लगा था और बाद में क्या होता है, बौद्ध धर्म लगभग भारत से विलुप्त हो जाता है। दूसरा कथन है इन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। तो इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, गलत है। जो 4 धाम थे उन्हीं को उन्होंने तीर्थराज बताया। तो वे 4 धाम कौन से, इनको नोट कर लीजिए। उत्तर में कौन सा धाम था? उत्तर में धाम था, अभी भी है, केदारनाथ है। ठीक है, दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी है। पूर्व में पुरी है उड़ीसा का, और पश्चिम में है आपका द्वारका कहाँ? गुजरात में, याद रखेंगे। यहाँ पर कौन सा है? उत्तर में केदारनाथ, यहाँ पर दक्षिण में कौन सा है? श्रृंगेरी, यहाँ पर है पुरी पूर्व में, और पश्चिम में है द्वारका। नेक्स्ट हमारा डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है? इन्होंने वेदांत का प्रसार किया। तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके साथ याद रख सकते हैं आप एक और पॉइंट, शंकराचार्य का जो मत था वह अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। क्लियर? अगला प्रश्न है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं, यानी किसके पास स्थित हैं? तो यह स्थित हैं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिला कौन सा है? दतिया है। दतिया जो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और यहीं पर स्थित है सोनगिरी, और सोनगिरी में है 108 जैन मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। दतिया के पास ही पीताम्बरा देवी का मंदिर है जो कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी आप मन्नत मांगे वह पूरी होती है। इसके साथ नोट कर सकते हैं दतिया के साथ एक और पॉइंट, जो अशोक का गुर्जरा शिलालेख है वह कहाँ स्थित है? दतिया में ही स्थित है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रथम उदाहरण है स्थित है, तो यह भी कहाँ स्थित है? दतिया मध्य प्रदेश में, गोविंद महल। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया गया था वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ठीक है, खजुराहो में जो मंदिर है उनका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आप जानते हैं चंदेल शासकों के द्वारा। इसके साथ ही ग्वालियर का तेली मंदिर आपने सुना होगा, यह काफ़ी प्रसिद्ध है। यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको द्रविड़ शैली से बनाया गया है। ठीक है, ग्वालियर में कई मंदिर और हैं, कई और भी महल हैं। कौन कौन से हैं? सास बहू का मंदिर है, ठीक है, गुर्जरा महल है, तेली का मंदिर है, तो याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जंतर मंतर 4 जगह बनवाए गए जयसिंह द्वितीय के द्वारा। कहाँ कहाँ पर? एक दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में। ठीक है, इससे क्या होता था? इससे समय का निर्धारण होता था। ठीक है, ग्रह नक्षत्रों की जानकारी होती थी, ज्योतिषीय गणनाओं की शुद्धता यहाँ से ज्ञात होती थी। तो याद रखेंगे, खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते थे वे बनवाई गई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 4 जगह पर, जयपुर, बनारस, उज्जैन और दिल्ली में। क्लियर। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 की क्रांति हुई, इलाहाबाद में भारतीयों की ओर से जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लियाकत अली के द्वारा। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इस क्रांति को, इस विद्रोह को दबाया किसके द्वारा गया? कर्नल नील के द्वारा। क्लियर हो गया। इसके साथ जो प्रश्न पूछा गया है कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बताया तो बनाया, तो ये उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना हुई थी 1828 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। और यह एक ईश्वरवाद यानी एक देववाद पर आधारित समाज था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कथनों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है, इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, तो यह बिल्कुल सही है। BR अंबेडकर के द्वारा ही सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की गई। 1920 में इन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। यहाँ पे मूल नायक लिखा है, मूक नायक होगा, तो यह भी सही है। तीसरा है, 1922 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, यह भी सही है। चौथा कथन कह रहा है यह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो यही गड़बड़ हो गया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री नहीं बल्कि कौन थे? विधि मंत्री थे। तो सुरक्षा मंत्री कौन थे? सुरक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। नया प्रकार का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, के रामकृष्ण पिल्लई कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे, याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा दिया गया, ऐसा कहा गया कि दिया जाएगा। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है। तो पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट था कि युद्ध समाप्त होने के बाद डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, यही मुख्य कारण था कि गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से उत्तर दिनांक चेक बताया, तो यह तो सही है और यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, यह भी इसमें कहा गया था कि संविधान सदन या संविधान सभा जो भी संविधान बनाएगी भारतीयों के लिए वह अंग्रेजों के द्वारा सर्वमान्य होगा। ठीक है, फिर था कि नई कार्य परिषद की नियुक्ति इसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो यही गड़बड़ है, ऐसा इसमें नहीं पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता है, यह भी सही है। और साथ में इस तरह के प्रश्नों में नहीं को पहले ही टिक कर लिया करिए पेन से कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आपका इसमें सी गलत हो गया। ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि ये पॉइंट किस में शामिल किया गया था। आपको विकल्प देते हैं, बेबल प्लान था, माउंट बेटन योजना थी या कैबिनेट मिशन था, तो आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट किस योजना में रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो इसमें देखिए जो विकल्प दिए उस आधार से पता चलता है कि इसमें 1931 का कराची अधिवेशन पूछा गया है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मुख्य पॉइंट क्या है इस अधिवेशन का? इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया था। अब बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने कब कब अध्यक्षता की कांग्रेस के अधिवेशन की। तो उन्होंने सबसे पहले अध्यक्षता की थी 1929 में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद 1936 में की जो लखनऊ अधिवेशन था। उसके बाद 1937 में इन्होंने की जो फैजपुर अधिवेशन था, 37 में। ठीक है, इन तीनों ही अधिवेशन में अध्यक्षता की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
1937 के बाद जो 1938 आता है उसमें अध्यक्षता कौन करते हैं कांग्रेस की, वह करते हैं सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है उसके लिए भी यह चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी से विवाद होने के कारण यह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। याद रख पाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था उसका कहते हैं ना अंतिम लड़ाई थी ये। इससे ही जो ब्रिटिश सरकार की नींव थी वह पूरी तरीके से हिल चुकी थी। उन्हें ज्ञात हो गया था कि अब भारत में वह और अधिक दिन नहीं रह सकते। दूसरा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930-31 में शुरू किया गया। कारण क्या था, गांधी जी ने जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन उनके समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी, लेकिन वायसराय थे उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है बारदोरी आंदोलन। तो ये इसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया। किसके द्वारा किया गया, इसका नेतृत्व किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, यानी हमारा सी वाला इसमें सही है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। फिर आपका खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, जो किसानों की फसल थी वह सूखे के कारण नष्ट हो गई थी। उसके बाद भी जो अंग्रेज थे वह लगान वसूल रहे थे, तो इसी विरोध में शुरू किया गया था खेड़ा का सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और इसमें गांधी जी के साथ इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। याद रखेंगे, पूछा जाता है कौन कौन शामिल थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में, उर्दू में। तो ये 4 भाषाओं में छपा था। किस किस में, अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में और हिंदी में। द इंडियन ओपिनियन किसका पत्र था, ये संपादक कौन थे इसका प्रकाशन महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। ठीक है, ये मुख्य रूप से 4 भाषाओं में छपा, जो हमने अभी बात की, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल में। तो उर्दू में ये नहीं छपा था। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं आप, द इंडियन ओपिनियन सुनने से लग रहा है कि अंग्रेजी का पत्र होगा, बिल्कुल सही, अंग्रेजी का है। गांधी जी गुजराती थे तो याद रख लीजिए गुजराती भाषा में भी निकलेगा। चूंकि द इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी पत्र था तो हिंदी वाले नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए बाद में एक हिंदी संस्करण भी इसका निकाल दिया गया। और चूंकि द इंडियन ओपिनियन क्या था, अंग्रेजी में था, तो जो साउथ के लोग हैं उनको इंग्लिश और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल है, तेलुगु है, ये सब ज़्यादा आती हैं, तो तमिल भाषा में भी इसको बाद में निकाल दिया गया। इस तरीके से किसी प्रकार की ट्रिक बढ़ा के रट लीजिए, उर्दू भाषा में इसको नहीं छापा गया, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। तो वह लगाया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। यह उग्रवादी नेताओं में से एक थे। तिकड़ी थी उग्रवादी नेताओं की, लाल बाल पाल की। ठीक है, तो उसी में से एक थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वह अनुनय विनय की राजनीति करती है। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन उस समय क्या समझते हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, वो विरोधी सरकार थी, मतलब ब्रिटेन की सरकार थी। आज भी हम किसी संस्था को इस्टेब्लिश कर लें भारत में और बड़े स्तर पर विरोध करें तो शायद हमारी संस्थाओं को भी बंद कर दिया जाएगा। तो उस समय कांग्रेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इस तरह की संस्था बनाई जाए जहां पर धीरे धीरे विरोध किया जाए, और बाद में इसने ऐसा नहीं है, ये सफल भी हुई इस लक्ष्य में। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना। तो ये बहुत इजी है, बहुत बार पूछा गया है। स्वदेशी आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। किस वायसराय गवर्नर जनरल के समय पे हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय में। क्लियर। तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था। तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वह कब हुआ था, वह हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, 1885। ठीक है, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, WC बैनर्जी के द्वारा। दूसरा जो कलकत्ता में हुआ था 1886 में, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया था। फिर जो तीसरा अधिवेशन उसकी अध्यक्षता मुस्लिम प्रेसिडेंट के द्वारा की गई थी, वे कौन थे, वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, 1887 में। क्लियर। और जो चौथा अधिवेशन था वह प्रथम अंग्रेज प्रेसिडेंट था, उनका नाम था जॉर्ज यूल। 1888 में इन्होंने इलाहाबाद के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और जब ये जो बदरुद्दीन तैयब जी जब अध्यक्ष बने तो वह मद्रास अधिवेशन था 1887 का। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। तो गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था बाल
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि धार्मिक उत्सव के द्वारा जनता के बीच राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करना, उनको पनपाना, ताकि लोग जो इस राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ पाएं। ठीक है, बाद में इन्होंने 1895 में 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव को भी शुरू किया, और 2 साल पहले जो इन्होंने शुरू किया था वह क्या था, गणपति पर्व था। याद रखेंगे, इनका मेन उद्देश्य यही था कि जो महाराष्ट्र के युवक हैं, यूथ है, उनको क्या किया जाए, उनको राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ा जाए। अगला प्रश्न है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम योग एकता, सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्रीय विधायिका सदन में चुनी हुई सदस्यों की संख्या में वृद्धि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। तो ये गड़बड़ है। असहयोग आंदोलन जो है उसका मुख्य जो प्रतिफल वह था कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, क्योंकि इसी समय चल रहा था मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन, और इन दोनों को मर्ज कर दिया किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो याद रखेंगे मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। इसके साथ आप ये तो जानते ही कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, और 22 में खत्म हो गया था चौरा-चौरी कांड के बाद। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उपर्युक्त कथन किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, और इन्होंने इसका प्रयोग, इन्होंने स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग का भी प्रस्ताव रखा था 1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में। क्लियर? और उन्होंने ये वाला कब कहा था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह इन्होंने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, कारण? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रतिक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं कि नहीं। तो देखिए क्या क्या करिए, पहले देखिए कथन दोनों सही हैं कि नहीं। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, बिल्कुल सही है। 1942 में यह शुरू हुआ था और इसके बाद ही यह अंतिम आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए। इसके बाद अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि वह भारत में और अधिक नहीं रुक सकते। ठीक है, हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन को बर्बरता से अंग्रेजों ने कुचल दिया था, लेकिन अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत पर शासन करना आसान नहीं रह गया है, सरल नहीं रह गया है। ठीक है, इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य अब बन गया था कि सत्ता का हस्तांतरण किसी प्रकार से जल्दी किया जा सके। तो दोनों ही बिल्कुल सही हैं। और इस तरह से कथन कारण की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि आप यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि। ठीक है, और दोनों सेंटेंस को पढ़िए, क्या तो आपको लग जाएगा कि यह व्याख्या कर रहा है कि नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। बिल्कुल सही थी। अंग्रेज समझ चुके थे कि इस आंदोलन के बाद हम भारत में नहीं रुक सकते, अब हमें अपनी जो पावर है, जो शक्ति है, वो क्या करनी है? हस्तांतरित करनी है। और हस्तांतरण की तभी यह क्या बन गया? अंतिम और क्या बन गया? आंदोलन की पराकाष्ठा बन गया भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? अगला प्रश्न है एक जनजाति को सरहुल त्योहार मनाती वह कौन जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती? तो मनाती है मुंडा जनजाति, जो कहाँ पाई जाती है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। इसके साथ भील आप जानते हैं कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आप बताएंगे संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है, यानी झूमिंग खेती कहाँ पर होती है? तो यह सर्वाधिक व्यवहृत है इन विकल्प में नागालैंड में। इसके साथ ही कहाँ होती है? मणिपुर और मेघालय में भी होती है। झूमिंग कृषि क्या होती है? एक नई भूमि की खोज करना, वहाँ पर जो पेड़ पौधे घास लगी है उनको साफ करके कृषि योग्य भूमि में बदलना, और 3-4 साल जब तक उसमें उर्वरकता है उसमें खेती करना, और जैसे ही उस भूमि की उर्वरकता खत्म हो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह फिर से यही काम करना। तो यह है झूमिंग खेती। ठीक है, याद रख पाएंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ये किसको पृथक करता है? पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। कई बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये। सिंपल से इसको याद कर लीजिए। देखिए ये है 0 डिग्री और 8-4 से पृथ्वी भारत शुरू होता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। और यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप है। यहाँ पर सॉरी, ये मालदीव मान लीजिए इसको, और यहाँ पर मान लीजिए लक्षद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर क्या मान लीजिए आप? अपने अंडमान निकोबार वगैरह मान लिया आपने इसको। तो देखिए जो 8 डिग्री है वह निकलती है किसके बीच?
0 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, ठीक है। तो आपने मान लिया कि ये है 0, यहाँ पर है 8 डिग्री किसके बीच पड़ेगी, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में। फिर आपका बचता है क्या, 10 डिग्री, ये किसके बीच पड़ेगा, यह पड़ेगा छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। क्लियर हो गया। ऐसे ड्रॉ करके इसको रट लीजिए, कई बार ये पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो एक और नृत्य दे रखे हैं, क्षेत्रीय नृत्य, और दूसरी ओर राज्य दे रखे हैं। बिहू डांस या बिहू नृत्य कहाँ होता है, असम में होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। ओणम आंध्र प्रदेश में, ये गड़बड़ हो गया। ओणम कहाँ किया जाता है, यह एक प्रकार का विशिष्ट त्यौहार है, फसल कटाई के समय पे किया जाता है, नृत्य है, सॉरी त्यौहार नहीं। ये कहाँ पर होता है, यह होता है ओणम, ठीक है। कहाँ होता है, ये केरल में। पोंगल तमिलनाडु का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। बैसाखी पंजाब में होती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, बी वाला, ठीक है। ओणम केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। जयपुर गुलाबी नगर, पिंक सिटी, बिल्कुल सही है। उज्जैन महाकाल का नगर, तो आप जानते हैं महाकाल की नगरी कहलाती है उज्जैन। कोलकाता सिटी ऑफ हैप्पीनेस या आनंद का नगर कहलाता है, सही है। जैसलमेर, ये झीलों का नगर नहीं है, बल्कि झीलों का नगर क्या है, झीलों का नगर कहते हैं राजस्थान के उदयपुर को। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया। जैसलमेर क्या है, जैसलमेर स्वर्ण नदी है, गोल्ड सिटी है, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि जैसलमेर क्या है, गोल्ड सिटी है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो वह है जौनसारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी क्या है, ये अनुसूचित जनजाति है उत्तरांचल की। इसके साथ आप बताएंगे कि भोटिया कहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, दोदाबेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो आप जानते हैं अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो किन पहाड़ों पर पाई जाती है, अन्नामलाई के पहाड़ों पर। दोडाबेटा दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। अमरकंटक पहाड़ी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यह मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं से कौन सी नदियां निकलती है, नर्मदा और तापी, ठीक है, याद रखेंगे। अमरकंटक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, या मैकाल माउंटेन्स कहाँ पर हैं, यह है मध्य प्रदेश में। क्लियर हो गया। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट जो है आपका, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो। तो यदि किसी प्रजाति को 50 वर्ष से अपने प्राकृतिक आवास से, नेचुरल हैबिटेट में अगर नहीं देखा गया है, तो उसे 50 वर्षों के बाद विलुप्त मान लिया जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो यह है थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, ठीक है। और थारू की जो उत्पत्ति है वह किरात वंश से हुई थी। इसमें कई जातियां, कई उपजातियों में यह विभाजित है। थारू शब्द का अर्थ होता है मदिरा पान करने वाले, ठीक है, याद रखेंगे। तो थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। जो मुंडा जनजाति है वह मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है, छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र में, कुछ या मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल जाती है। क्लियर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, इससे अच्छा है आप देख लें एटलस उठा के अभी कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, मैक्सिको से, क्यूबा से, ठीक है, पश्चिमी सहारा से, मोरिटानिया से, माली से, अल्जीरिया से, लीबिया से, मिस्र से, फिर इधर सऊदी अरब पहुंच जाती है, संयुक्त अरब अमीरात होते हुए ओमान, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान और जापान होते हुए यह एक कंप्लीट सर्कल पूरा करती है। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, खूब पूछा जाता है, एकदम फेवरेट है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, अभी हमने सारे सुन लिए। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, ईरान से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत में ये कितने राज्यों से गुजरती है, अभी प्रश्न आ सकता है। तो आप जानते हैं भारत में यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्यों होता है निम्न लिंगानुपात, तो देखिए उच्च मातृ मृत्यु दर है, यह भी सही है, माताओं की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कम होती है। दूसरा है उच्च बालिका मृत्यु दर, यह भी सही है, इसके कई कारण हैं, कई बार लोग गर्भपात करा देते हैं। दूसरा है बालिका भ्रूण हत्या, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों के जन्म को प्राथमिकता देना लिखा होना चाहिए यहाँ पर, तो ही क्या होता है, जो
लिंगानुपात है वह निम्न रहता है। तो इसमें चारों सही हैं, आपका कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? इसमें आपका विकल्प सही होगा विकल्प डी। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश क्या है? वह सोयाबीन का भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण दिया गया है क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए, जो पहला कथन कह रहा है कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, तो बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में से सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो पहला वाला कथन तो समझ में आ गया कि सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसके कारण क्या हुआ? जो मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ उसके कारण जो चक्रवात से होने वाला नुकसान है वह कई गुना बढ़ गया। ठीक है, क्या करते हैं जो मैनग्रोव होते हैं वह चक्रवात को रोकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह चक्रवात को पैदा करते हैं या पैदा करने से रोकते हैं। चक्रवात तो बनेंगे ही, लेकिन उससे होने वाले जो जानमाल की हानि है वह कहीं ना कहीं मैनग्रोव कम करते हैं। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों सही हैं। अब क्या करिए, आप देखिए कि सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लगा दीजिए यहाँ पर क्योंकि। पढ़िए, उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र हैं क्योंकि महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैनग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, प्रवण क्षेत्र है यह, इसकी प्राकृतिक अवस्थिति उस कारण है, ना कि निर्वनीकरण के कारण। हाँ, निर्वनीकरण किसके लिए जिम्मेदार हैं? होने वाली जो जान माल की हानि है चक्रवातों से, उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्लियर हो गया? तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? बी सही होगा कि आर ए आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है, मोस्ट रिपीटेड है, आप जानते हैं जो धारवाड़ तंत्र शैल हैं वे सर्वाधिक खनिज युक्त शैल हैं। गोंडवाना तंत्र के शैल किस लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले के उत्पादन के लिए। ठीक है, याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है, पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है। तो देखिए, कोच्चि में का देश का जो पहला, कोच्चि में जो ये आप देख रहे हैं, कोच्चि में देश का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित हुआ था। उसके बाद गुजरात में 2 जगह पे एलएनजी टर्मिनल है। कहाँ कहाँ पर? दहेज और हजीरा में। तो क्या बचा? आपका बचा कांडला। कांडला में एलएनजी टर्मिनल नहीं है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन घुमक्कड़ नहीं है? आपके विकल्प हैं पिग्मी, कजाक, मसाई, लैप। ठीक है, आपको बताना है कौन घुमक्कड़ नहीं है। घुमक्कड़ कौन होंगे? जिनके पास अपना आजीविका कमाने की समस्या होगी, जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे होंगे, वही क्या होंगे? घुमक्कड़ होंगे। तो इसमें से कौन आजीविका नहीं कमा पाते हैं? वे हैं पिग्मी। ठीक है, कारण क्या है? पिग्मी कहाँ रहते हैं? पिग्मी रहते हैं कांगो बेसिन में। ठीक है, बेसिन में रहने के कारण यहाँ पर की भूमि में उर्वरकता खूब होगी, तो यानी ये जीवन निर्वाह योग्य कृषि कर लेते होंगे, इसीलिए यह घुमक्कड़ नहीं है। लेकिन आपके कजाक, मसाई, लैप ये सब घुमक्कड़ हैं। लैप कहाँ पर पाए जाते हैं? ये लैप पाए जाते हैं टुंड्रा क्षेत्र में। वहाँ की क्या है? जलवायु कठिन है, वहाँ पर आप भोजन योग्य कृषि नहीं कर सकते हैं, तो ये भी घुमक्कड़ हैं। फिर आते हैं आपकी मसाई, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं कीनिया वाले क्षेत्र में, पूर्वी युगांडा में। ठीक है, टंगानिका में। यहाँ पर भी जीवन निर्वाह मुश्किल है, पशुचारण ये करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? घुमक्कड़ी करते रहते हैं। याद रख पाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित देशों में कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? नहीं पूछा गया है। आपके विकल्प हैं अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या लग्जमबर्ग। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान स्थल अवरुद्ध देश है, लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी है, तो कौन नहीं है? लाइबेरिया नहीं है। लल्लन टॉप अगर सीरीज़ आपने देखी होगी तो सीरीज़ में हमने कवर किया है, प्रत्येक महाद्वीप के मुख्य जो स्थल अवरुद्ध देश हैं उनको बताया है। तो आप लल्लन टॉप सीरीज़ को ज़रूर देखिए। इसके साथ ही 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो वह कहलाता है पंपाज। ये कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में यह समशीतोष्ण घास के मैदान है। उसके बाद प्रेरी कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है कनाडा और यूएसए में। ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान है ये, और यही कारण है कि यहाँ पर गेहूँ खूब उपजाया जाता है, इसलिए कनाडा को गेहूँ का कटोरा भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेपी ये कहाँ पर है? स्टेपी यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान है। सिल्वास आप जानते हैं यह कहाँ मिलता है? मुख्य रूप से ब्राजील में, अमेजन बेसिन में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? एक और हवाएं दे रखी हैं। ठीक है,
दूसरी ओर दे रखे हैं उनसे संबंधित देश। शिनूक हवा कहाँ पर चलती है, शिनूक चलती है या चिनूक या शिनूक, ठीक है, कहाँ चलती है या चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। गर्म हवा है, इसे हिमबख्शी भी कहा जाता है, ठीक है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे ये चलती है, गर्म और शुष्क हवा है। उसके बाद शिरक्की, यह चलती है सिसिली के पास, ठीक है। यह धूल भरी हवा है, ये जो आपका कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, वहाँ से बालू को उड़ाकर यह इटली सिसिली के पास पहुंचती है। ब्लिजर्ड चिली में, यही गड़बड़ हो गया। ब्लिजर्ड कहाँ चलती है या मुख्य रूप से चलती है कहाँ पर, साइबेरियाई क्षेत्र में, ठीक है। कनाडा और यूएसए से हल्का फुल्का प्रभावित होता है, मुख्य रूप से ये साइबेरियाई क्षेत्र यानी रूस में बहती है। यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवी हवा है, ठीक है। नॉर्वेस्टर भारत में चलती है, बिल्कुल सही है, क्लियर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली यानी टॉर्नेडो आंख कहा जाता है? तो यह मुख्य रूप से कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को, ठीक है। सर्वाधिक आप जानते हैं चक्रवात से प्रभावित रहने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका ही है। यहाँ पर जो मैक्सिको की खाड़ी है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा टॉर्नेडो आते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रमुख क्षेत्र कौन है जो प्रभावित रहता है विभिन्न प्रकार के चक्रवातों से, वह है आपका ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। नेक्स्ट है, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, असामान्य गहराई के लिए या अत्यधिक लवणता के लिए। तो यह कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। और यह अत्यधिक उष्णता के लिए, गर्मी के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वह गर्मी में 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और 50+ तो हमेशा ही रहता है। तो आपको याद रखना है डेथ वैली या मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए, गर्मी के लिए विश्वविख्यात है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, मैनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वह सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो कनारी धारा ये कहाँ बहती है? यह बहती है उत्तरी अटलांटिक में। फिर है बेंगुला की धारा, यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। धाराओं संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप महेश वडवाल का जो चैप्टर है समुद्री धाराओं संबंधित उसको अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, यही गड़बड़ हो गया। दूध का उत्पादक कौन है? भारत है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक संघीय राज्य है। और क्यूबा विश्व का चीनी का कटोरा है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है क्योंकि दूध का अग्रणी उत्पादक विश्व में भारत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि कौन से इसमें सुमेलित हैं, ठीक है। कह रहा है पिट्सबर्ग पोत निर्माण उद्योग, संघाई, डूंडी, लेनिनग्राद, ठीक है। दूसरी तरफ उद्योग दे रखे हैं पोत निर्माण, लोहा इस्पात, सूती वस्त्र और जूट वस्त्र, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको सुमेलित करना है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं पिट्सबर्ग किस लिए विख्यात है? या विख्यात है लोहा और इस्पात के लिए। कहाँ पर यह पाया जाता है? हम ये पढ़ा चुके हैं, अमेरिका में, ठीक है। ललन टॉप सीरीज आप देखिए, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। संघाई किसके लिए प्रसिद्ध है? संघाई कहाँ पड़ता है? पहली बात, यह पड़ता है चीन में, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर फलता फूलता है। कैंटन प्रदेश चीन का, वह भी सूती वस्त्र के लिए ही प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और डूंडी, यह तो आप परिचित होंगे, यह पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, रीजन है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट वस्त्र के लिए, ठीक है। जूट के लिए प्रसिद्ध है डूंडी, ठीक है। लेनिनग्राद, ये किस लिए फेमस है? यह फेमस है पोत निर्माण उद्योग के लिए, ठीक है। लेनिनग्राद कहाँ पड़ता है? रूस में, क्लियर। तो आप देखिए क्या करेंगे, आप ललन टॉप सीरीज को ज़रूर देखिए, इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आपका कौन सा सही हो गया? सी वाला बिल्कुल सही हो गया, क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए। अनसन, ये लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका मास्को पोत निर्माण के लिए, यह भी सही है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है सही है कि नहीं। तो देखिए, जो मास्को है वह पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मुख्य रूप से प्रसिद्ध है लोहा इस्पात और रसायन के लिए, याद रखेंगे, ठीक है।
इसके साथ मास्को अन्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, ओसाका कहाँ पड़ता है, जापान में। किस लिए प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, पोत निर्माण के लिए रूस का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, कौन सा रीजन प्रसिद्ध है, तो आप जानते हो केंद्र है लेनिनग्राद, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो जो पहला दूसरा है अनसन लोहा इस्पात, बिल्कुल सही है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए बिल्कुल सही है। मास्को किसके लिए है, सूती वस्त्र, और किसके लिए आपका अभी मैंने आपको बताया था यह लोहा इस्पात के लिए, इसके साथ ही रसायन के लिए। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो यह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो यह है सिंगापुर। 100% अर्बनाइज्ड कंट्री है सिंगापुर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2001 की गणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, तो ये 2001 का है, तो यह जानना जरूरी नहीं है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर देखें तो भी भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य तमिलनाडु ही है। ठीक है, इन विकल्पों के आधार पर। वैसे सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य नगरीकृत है, तो वह है गोवा, फिर आता है नंबर मिजोरम का। ठीक है, पहले नंबर पे गोवा है, मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखना है। और लेकिन इस विकल्प में चूंकि ना गोवा दिया है, ना मिजोरम दिया है, ना ही तमिलनाडु तो दिया ही है, तो तमिलनाडु इसका उत्तर है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र चौथे नंबर का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही, तो आप जानते हैं 1961-71 के बीच जो जनसंख्या की गई थी, गणना की गई थी, उसमें 10 की वृद्धि सर्वाधिक अधिक रही। इस दशक में कितनी रही, 24.8%, याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन से हैं, तो ये 2001 की जनगणना का है। 2011 की बात करें तो भी सेम ही है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो पहले 2001 की जनगणना के अनुसार भी बी विकल्प सही हो रहा था, और आज की जनगणना के आधार पर भी बी ही सही है। अगला प्रश्न, भारत में 1991-2001 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी, तो तब सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ दर्ज की गई थी, नागालैंड में। और इस बार सबसे कम वृद्धि अगर कहीं दर्ज की गई है नेगेटिव में, वो भी, तो वो कहाँ पर, नागालैंड में। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर हम बात करें 10 की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है, तो वह दर्ज की गई है, अगर हम राज्यों में देखें तो वह मेघालय है। ओवरऑल देखेंगे यानी कि यूनियन टेरिटरीज को भी मिला लेंगे तो दादरा नगर हवेली है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1991-2001 के दौरान लिंगानुपात में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्ज की गई। आपको बताना है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई, तो उस समय पे भी कहाँ पर दर्ज की गई थी, 1991-2001 के बीच में अरुणाचल प्रदेश में। और 2001 जो 2011 वाला हमारा सेंसस है, 2001 से 11 वाला, इसमें केरल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, लिंगानुपात में। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है, तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहाँ पर, केरल में। ठीक है, विकल्प में गोवा नहीं दिया है, अदरवाइज उत्तर गोवा होगा। गोवा और मणिपुर में न्यूनतम है शिशु मृत्यु दर, गोवा में 11 है, मणिपुर में 11 है, जबकि केरल में 12 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर है, याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। आज भारत में लगभग 28% जनसंख्या नगरों में रहती है। भारत के जननांकीय इतिहास में वर्ष 2021 को महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। मुंबई भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। उत्तर प्रदेश में केवल 50 नगर हैं। तो देखिए, हम बात करें अगर, तो पहला और डी दोनों गलत होते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि भारत में लगभग 31 से 32% जनसंख्या अब नगरों में रहती है। ठीक है, और जो महान विभाजक कहलाता है जननांकीय इतिहास का भारत के, वह 1921 है, बिल्कुल सही है। जो बम्बई है या मुंबई है, वह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक घनत्व वाला अगर महानगर पूछा जाए तो वह दिल्ली हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब 900 से अधिक नगर हैं। ठीक है, तो इसमें आपका डी गलत है। ठीक है, वैसे गलत तो ए भी है। 31-32% जनसंख्या अब भारत में शहरों में निवास करती है।
वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भारत में, तो डी वाला सही हो गया, बाकी सब गलत हो गए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, आप जानते हैं, विकल्प ए इसमें बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बहुत इजी है, इसको याद करना। कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 24 है, 4 से 24 होता है, 4 से चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, तो याद रखेंगे आप 24 आर्टिकल जो है वो संबंधित है बच्चों के शोषण से। क्लियर। इसके साथ आपको बता दें जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है, संबंधित है अनटचेबिलिटी से, अस्पृश्यता से, और अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 संबंधित है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? यह संबंधित है बलात्श्रम से। ठीक है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है, यह इसका प्रतिषेध करता है बलात्श्रम का, आर्टिकल 23 याद रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति का अगर स्थान रिक्त होता है 3 कारणों से मुख्यतः होगा, मृत्यु से, पद त्याग से, या उनको पद से हटाया जाए। ठीक है। तो 62(2) में यह कहा गया है कि आप 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के पद को भर लेंगे। और राष्ट्रपति का पद ऐसा है जो कभी रिक्त नहीं होता। जैसे ही राष्ट्रपति मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाते हैं, वैसे ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो देखिए यहाँ पे हो गया थोड़ा सा गड़बड़, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अब कौन अलग हो गया है? तेलंगाना अलग हो गया है, तो सीटों का विभाजन हो गया है। आंध्र प्रदेश में अब केवल 42 सीटें बची हैं और तेलंगाना के हिस्से में आती हैं 25 सीटें, जबकि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं? अब बताइए। 42 सीटें हैं। ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटें समान हैं। क्लियर। उसके साथ बात करें पंजाब में कितनी सीटें हैं? 13 हैं, असम में 14 हैं, गुजरात में 26 हैं, राजस्थान में 25 हैं, मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 29 हैं। ठीक है। और विभाजन के पूर्व जब इससे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब 40 सीटें थीं। तमिलनाडु में 39 हैं, 39 हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 हैं। ठीक है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया ये पहले का डेटा है। आंध्र प्रदेश में अब कितनी सीटें बची हैं? याद रखेंगे, केवल 25 सीटें बची हैं। जो बाकी की 42 में से माइनस कर लीजिए 25, तो जितनी बाकी की सीटें हैं वो किसके हिस्से आ गई? तेलंगाना के हिस्से आ गई। शायद पहले मैंने गलत बोल दिया था, इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो आपको बताना है कि वे कौन से स्पीकर थे जिनके के लिए सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो वे कोई और नहीं, वे पहले ही लोकसभा स्पीकर थे जिनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया। वे कौन थे? जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। उसके बाद अन्य 2 लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वे कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, हुकुम सिंह हैं। ठीक है, जो 1962 में लोकसभा स्पीकर बने थे। फिर बलराम सिंह जाखड़ हैं जो 1980 में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, स्पीकर बने थे। तो इन 3 लोगों के खिलाफ आया है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। याद रखना है, गणेश वासुदेव मावलंकर पहले थे, फिर दूसरे नंबर पर हुकुम सिंह थे, तीसरे नंबर पर बलराम जाखड़ थे। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री या प्रोटेम स्पीकर? तो वो करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता। याद रखना है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस आर्टिकल में यह प्रावधान या यह उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, प्रधानमंत्री कई बार इस तरह पूछ लिया था, कई बार क्रम लगाने को पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। ठीक है, ये कार्यकारी होते हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर से गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव जी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर
मनमोहन सिंह, फिर नरेंद्र मोदी और एक और कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी। तो इनका क्रम याद कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपतियों का क्रम भी याद रखेंगे, वह भी पूछा गया है। इसके लिए हालांकि मैंने आपकी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला सबसे कॉमन प्रश्न है, केशवानंद भारती केस का महत्व क्यों है। आप जानते हैं 1973 में यह वाद आया था। इसमें क्या बताया गया था, मुख्य रूप से संविधान की मूल विशेषताओं को इसमें प्रतिपादित किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें बी आपका सही होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी। तो बलवंत राय मेहता ने की थी तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की बात, ठीक है। तीन कौन कौन से स्तर थे, एक तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न छोड़ देते हैं क्योंकि यह उस समय के लिए पूछे गए हैं, 2005 के संबंध में पूछे गए हैं, तो इनको छोड़ देते हैं। देखते हैं कहाँ से प्रश्न अभी सॉल्व करने लायक हैं। ये देख सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, तो आप जानते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन सी, नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक अप्रासंगिक है। सेंसेक्स ये प्रासंगिक है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप जानते हैं, निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह भी आप जानते हैं, सेप्स यह अप्रासंगिक है, ठीक है। डी आपका इसमें उत्तर होगा। अगला सेक्शन साइंस का है। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और भौतिक राशियां दे रखी है, दूसरी इकाई दे रखी है। त्वरण, बल, कृतकार, आवेग और झूल न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण आप जानते हैं क्या है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं बल की, तो बल की क्या है, न्यूटन है, ठीक है। और कृतकार की क्या है, जूल है, ठीक है। कार की क्या होती है, इकाई जूल होती है। आवेग की क्या होती है, न्यूटन सेकेंड। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल में पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा की बूंदें हैं उनका आकार गोल रहता है, ठीक है। द्रव का एक गुण होता है जिसके कारण मुक्त प्रस्तनित कला के रूप में कार्य करता है, और जो तनाव होता है वह क्या रहता है, उसमें द्रव को, लिक्विड को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि वे बर्फ में सांस ले सकते हैं। इनके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है। इनके शरीर की बनावट इस प्रकार की होती है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। पानी का घनत्व 4 डिग्री से सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, जो बर्फ की ऊपरी सतह होती है, ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी होता है। तो इसमें आपका डी सही होगा, ठीक है। और झील की ऊपरी सतह का तापक्रम बाहर की ठंडी हवा के संपर्क में रहने के कारण गिरता जाता है, लेकिन नीचे क्या होता है, नीचे पानी होता है और वहाँ पर जो जलीय जीव हैं वे जिंदा बने रहते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है, उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, या उससे सूर्य की दूरी। तो आप जानते हैं किसी तारे का रंग क्या बताता है, उसके टेम्परेचर को, ठीक है। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। कॉस्मिक रेस क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। उनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, यह सही है। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, यह सही है। वे सूर्य से उत्पन्न होती है, तो यह भी सही है। कॉस्मिक रेस कहाँ से निकलती हैं, सूर्य से निकलती हैं। इनकी खोज किसने की थी, विक्टर हेस ने। ये पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, विल्हेम रॉन्टगन ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था, आप जानते हैं एक्सरे मशीन का, ठीक है। एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया विल्हेम रॉन्टगन के द्वारा, ठीक है। रॉन्टगन याद रखिएगा, सफिशिएंट है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वह किससे बना होता है, तो उसका तंतु बना होता है टंगस्टन का। क्यों प्रयोग किया गया टंगस्टन का, क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और जो बल्ब होता है उसके अंदर अक्रिय गैस
भरी जाती है ताकि टंगस्टन के वाष्पन को रोका जा सके। क्लियर। अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो आप जानते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। ठीक है। एंगस्ट्रॉम कितना होता है? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। सबसे इजी है, इसको याद रखना, आप जानते हैं। जो माइक्रोन होता है वह कितना होता है? वह 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है। एंगस्ट्रॉम हम बात कर चुके -10 होता है 10 की पावर, फिर नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 और फर्मी मीटर होता है 10⁻15। ठीक है। तो सबसे छोटा यही हो गया। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई इसमें क्या है? फर्मी मीटर है। अगला प्रश्न है जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के बीच कौन सा कोण बनता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या आपको बताना है 270 डिग्री। तो कौन सा कोण बनता है? कोण बनता है 45 डिग्री। ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न पूछ रहा है टाका एक मिश्र धातु है, टिन या शीशे की, टिन या तांबे की, टिन तांबे या जस्ते की, या टिन शीशा और जस्ते की। तो आप जानते हैं टाका एक मिश्र धातु है किसकी? टिन और शीशा की। ठीक है। टिन की मात्रा लगभग इसमें 67% होती है और शीशा की मात्रा कितनी होती है? 33%। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। तो इसमें उपस्थित होती है CH4 यानी मीथेन। ठीक है। 80 से 90% तक इसमें मीथेन ही उपस्थित होती है। ठीक है। थोड़ी मात्रा में प्रोपेन और एथेन भी इसमें उपस्थित रहती है। यह धुआं रहित और कार्बन मुक्त गैस को प्रदूषण को ना के बराबर यह एमिट करती है। तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो मुख्य रूप से प्रयोग क्या होता है? एसिटिलीन होता है। ठीक है। एथेफोन का प्रयोग होता है, एथिलीन का प्रयोग होता है और कार्बाइड का प्रयोग होता है। तो यहाँ विकल्प में एथेफोन दिया है तो उत्तर ए होगा, एथेफोन। वैसे प्रश्न में ज़्यादातर पूछा जाता है एथिलीन और एसिटिलीन। तो एथिलीन एसिटिलीन का नाम याद रखेंगे। यह भी प्रयुक्त होते हैं फल को पकाने के रूप में। ठीक है। और कार्बाइड का प्रयोग भी होता है। कार्बाइड मुख्य रूप से केला पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो बहुत सिंपल सी बात है, उत्तर होगा पारा। ठीक है। जो आप थर्मामीटर घर में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? पारा ही भरा रहता है। जैसे आप बॉडी के संपर्क में रहते हैं वह क्या करता है? ऊष्मा को तुरंत भांप लेता है और उसका जो पारा तुरंत ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा है ऊष्मा का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और रेडॉन कब मुख्यतः रूप से निश्चित होती है? कब निकलती है? निकलती है ज्वालामुखी विस्फोट के पहले। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट अगर होने वाला होता है तो पहले से वहाँ से रेडॉन गैस निकलने लगती है और इसी का प्रयोग करके जो वैज्ञानिक है वे जान जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट आने वाले समय में हो सकता है। अगला प्रश्न है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से। चमड़े को साफ किया जाता है, उसकी रंगाई की जाती है और यह कारण है बड़े रासायनिक प्रदूषण का। तो याद रखना है चमड़ा उद्योग उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी निके। यहाँ पे निकट लिखा है, क्या होता है? पारिस्थितिकी निषय होता है वैसे। ठीक है। क्या होता है? निषय पढ़ा जाता है इसको। पारिस्थितिकी निषय की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? इसको किया था E.P. ओडम ने। लेकिन यह विशेष प्रकार की थ्योरीज को नहीं दे पाए। ठीक है। इकोलॉजिकल निषय के लिए तो जो E.P. ओडम है ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसमें बुक में भले ही दिया हुआ उत्तर क्या है? ग्रीनेल से। याद रखेंगे। क्लियर हो गया आपको। जो पारिस्थितिकी निके है इस संकल्पना को प्रतिपादित किया गया ग्रीनेल्स के द्वारा। ठीक है। मुख्य रूप से E.P. ओडम ने प्रारंभिक इसकी शुरुआत तो कर दी थी लेकिन इसको मुख्य रूप से आगे बढ़ाया गया ग्रीनेल्स के द्वारा। अगला प्रश्न है मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथेरियन प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है एक जीवी पौधे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइथेरियन किससे प्रयोग होता है? मच्छर कॉइल में। ठीक है। यह मच्छर प्रतिकारक है। अगला प्रश्न है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पौधे से। आर्टीथर क्या है? एक औषधि है। किसके निदान के लिए प्रयोग होती है? मलेरिया निदान हेतु। ठीक है। मलेरिया आप जानते हैं यह एक परजीवी कारण होता है, प्रोटोजोआ कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है। किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड में से एक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया गया लैमार्क के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया ह्यूगो डे ब्रीज के द्वारा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा? हेक्सले ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोलेस्ट्रॉल क्या है? कीटनाशी है, विटामिन है, स्टेरॉइड है या एंजाइम है? तो आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का है एक एस्टेरॉइड है जो समस्या पैदा करता है, हृदय वाहिकाओं में जम जाता है, धमनियों में जम जाता है और इससे होता है हार्ट अटैक की समस्या। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का एस्टेरॉइड है। अगला प्रश्न है रुद्रवर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इनमें लोहा होता है, बिल्कुल सही है, इसी कारण का रंग लाल होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह गलत है। प्रतिरक्षा कौन प्रदान करते हैं? व्हाइट कॉर्पुसल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसको प्रदान करती हैं। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो जो ब्लड की रेड कॉर्पुसल्स हैं या रेड ब्लड सेल हैं वह क्या है? ऑक्सीजन की क्या है? वाहक हैं। इसीलिए इस समय आपको आवश्यकता है आयरन का प्रयोग करने के लिए। खूब हरी सब्जियां खाइए, ठीक है, वह आपकी बॉडी में क्या करेगा? ऑक्सीजन का संचार करेगा और ऑक्सीजन आपके दिमाग की यहाँ पे देखिए गलत दिया हुआ है, यही मैं देख रही थी, यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिन, तो यानी ह्यूमेलिन कहलाता है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को माना जाता है पर्यावरणीय संकट, क्योंकि यह जल का अवशोषण अत्यधिक करता है, इसके साथ ही उर्वरकता का भी अवशोषण करता है, जिसके कारण अन्य पौधे भी वृक्ष वे पनप नहीं पाते, इसीलिए यूकेलिप्टस को माना जाता है पर्यावरणीय क्या संकट। अगला प्रश्न है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो ये देखिए कथन गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नदी जितनी पवित्र होगी उतनी अधिक प्रदूषित होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, गलत हो गया। हाँ, ये सबसे अधिक भारत की पवित्र नदियों में से एक है या सबसे अधिक पवित्र नदी है भारत की और सर्वाधिक प्रदूषित है, ये बात सही है। तो यह भारत की बहुत ही प्रदूषित नदी है, केवल इसमें ए सही है, आर गलत है। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित है, तो इसमें दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता क्या है। 2001 की जनगणना के आंकड़े हम बात कर लेते हैं 2011 की जनगणना के आंकड़े। तो 2011 में जो उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता का प्रतिशत है वह है 67.7। आप केवल 67% भी याद कर सकते हैं। पुरुष साक्षरता कितनी है? वह है 77.3%। ठीक है, 77.3% है पुरुष साक्षरता। महिला साक्षरता यहाँ पर पूछी गई, वह कितनी है? वह है 57.2%, 57.2% है महिलाओं की साक्षरता उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। तो 2001 वाला डेटा इसमें पूछा गया है, हम बात करेंगे 2011 के डेटा की। तो सर्वाधिक जनघनत्व या जनसंख्या का सांद्रण कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? आप जानते हैं गाजियाबाद और वाराणसी में। ठीक है, गाँव से याद कर लीजिए, गांव याद कर लीजिए। तो गा से हो गया आपका गाजियाबाद, वहाँ से वाराणसी हो गया। तो पहले नंबर पर है गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर है तीसरे नंबर पर आता है LKO का नंबर जनघनत्व के मामले में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह स्थित है उन्नाव जिले में। ठीक है, ऊखला पक्षी विहार ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर पड़ता है? गाजियाबाद में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? गोंडा में। और जो समसपुर पक्षी विहार है यह पड़ता है रायबरेली में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर, तो ये उस समय करंट है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है 1991-2001 के दौरान भारत में साक्षर व्यक्तियों की जो वृद्धि थी प्रतिशत में वह कितनी हुई थी? तो उस समय का जो डेटा था उसके हिसाब से 16.7 थी, लेकिन अब जो नया डेटा है 2011 का उसके अनुसार 11.34% की साक्षर व्यक्तियों की वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है आगरा में। ठीक है, काफ़ी लंबे समय से चला रहा, अकबर के समय से सुलह कुल मेला। ठीक है, यह एकता का एक उत्सव होता है हिंदू मुसलमान के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान देखिए। अभी ये प्रश्न जो है वो अप्रासंगिक होगा जब से GST आ गई है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, यह भी नई काम का है, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? आप बताएंगे
कौन सा जनपद है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला? तो वह है आपका गौतम बुद्ध नगर, जिसका क्षेत्रफल है 1501 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पहले 2005 के समय में क्या आता था, इसमें रीजनिंग आती थी और मैथ्स आती थी, तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल जीएस देखेंगे। हाँ, 116 वाला ये प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो बहुत अच्छे से आप परिचित है, यह शुरू की गई थी 2001 में। ठीक है, किसान मित्र योजना। आप बताएंगे सेंटर में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं हम, अब डायरेक्ट पहुंचते हैं विविध में। ठीक है, तो विविध में पहला प्रश्न क्या है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, इसके साथ देख लीजिए, फुटबॉल में मुख्य रूप से डूरंड कप है। टेबल टेनिस में कौन कौन से कप जो पूछे जा सकते हैं उसमें आप याद रखिएगा, इंडिया कप और गल्फ कप, इंदिरा कप भी याद रख सकते हैं। हॉकी का मुख्य रूप से, हॉकी में कौन सी ट्रॉफी मिलती है? तो मिलती है ध्यानचंद ट्रॉफी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कप मिलता है। आगा खां कप भी किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित है। अजलान शाह कप भी हॉकी से संबंधित है, तो इनको याद रख सकते हैं। गोल्फ से संबंधित मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप या कनाडा कप। ठीक है, कार्टिस कप भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो जो पोलो होता है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 7 होती है। देखिए, ये मुझे प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए मैं उत्तर देख के बता रही हूँ आपको। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 होती है। ठीक है, वॉलीबॉल में 6 और जिम्नास्टिक में 8। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ठीक है, सही नहीं है, सॉरी। देखिए, इसी तरीके से प्रश्नों में पहले से जैसे पेपर मिला करें और प्रश्न पढ़ा करें, तो आप फोकस किया करें क्या पूछा है पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर नहीं पूछा है तो तुरंत नहीं पे टिक कर लीजिए ताकि आप सही उत्तर दें। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से, जाकिर हुसैन हारमोनियम से और अमजद अली खान सरोद से। आपको बताना कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जाकिर हुसैन हारमोनियम यह सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सब सुमेलित हैं। बिरजू महाराज कथक के लिए प्रसिद्ध थे, अब तो नहीं है जिंदा ये। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए, गुलाम अली खां भी शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। उसके साथ सरोद खूब पूछा जाता है, अमजद अली खान का नाम पूछा जाता है। इसके साथ आप यहाँ पर जाकिर हुसैन का नाम याद रखिए। ठीक है, ये भी सरोद के लिए ही प्रसिद्ध है, जाकिर हुसैन। ठीक है, उसके बाद आप तबला में जाकिर हुसैन का भी नाम याद रखेंगे, तबला के लिए भी यह प्रसिद्ध है। उसके साथ अल्लाह रखा खां भी तबला के लिए याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक है। तो बिल गेट्स इसके लेखक हैं, उस समय की प्रसिद्ध पुस्तक रही होगी तभी ये पूछी गई है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। तो इससे आप परिचित होंगे, केरल का यह नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के हैं। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी मुख्य रूप से पूछा जाता है, और तमिलनाडु में कौन सा पूछा जाता है? कथकली। और कर्नाटक का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है यक्षगान। ठीक है, यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ की स्थापना कहाँ की गई? तो यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ की स्थापना जर्मनी में की गई। अगला देखिए, यही विविध वाले प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न विविध में आते हैं। कई लोगों ने पूछा कि मैम विविध से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो यहीं से आप समझ लीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ पर है, जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा में किन किन का मुख्यालय है? WTO का है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का, यानी गेट का है, ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का है। ठीक है, रेड क्रॉस का है। उसके बाद रोम में किस किस का है? तो रोम में मुख्य रूप से आप याद रख सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन का, FAO का। और FAO चर्चा में भी रहा है पिछले वर्ष और इस वर्ष भी, तो याद रखेंगे FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। न्यूयॉर्क में किस किस का है? तो न्यूयॉर्क में मुख्य रूप से यूनिसेफ का है और UNO का है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। तो अफीम ही हीरोइन है। ठीक है, तो पोस्ता जो होता है, पोस्ता का जो कच्चा फल होता है, ठीक है, इस प्रकार का, उसमें चीरा लगाया जाता है, उससे जो दूध निकलता है उसको इकट्ठा किया जाता है और वही होती है अफीम या हीरोइन। ठीक है, तो उत्तर तो यही दिया हुआ है साथ में ही। ठीक है, विकल्प में ही अफीम पोस्ता। बाराबंकी जो लखनऊ के निकट है, वहाँ पर यह खेती खूब जम के होती है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन तो अच्छी बात है, इसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है आप कह सकते हैं, लेकिन देखिए ये जल प्रबंधन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करता है, वनारोपण भी प्रभावित करता है, वन्य जीव सुरक्षा, ये तीनों डायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं पारिस्थितिकी संतुलन को। लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक प्रबंधन भी क्या करता है, यह भी योगदान देता है पारिस्थितिकी संतुलन में। लेकिन
मुख्य रूप से सबसे सटीक आंसर क्या होगा, तब इसका सटीक आंसर यहाँ पर औद्योगिक प्रबंधन होगा, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करता है पारिस्थितिकी संतुलन में। क्लियर। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को आपको समझना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा F-18 सुपर हार्नेट के संबंध में सही नहीं है। तो उस समय का ये एक क्या होगा, विमान होगा जो उस समय चर्चा में होगा। इसे किसने बनाया है, इसको आपको बताना है किसके द्वारा यह बनाया गया है। तो ये जो लड़ाकू विमान है इसे USA के एरोस्पेस कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और ये दिन और रात दोनों समय प्रयोग किया सकता है। 8 देश वायुसेना का इस वायुसेना विमान का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, F-18 सुपर हार्नेट का। तो याद रख सकते हैं आप, वैसे उस समय का है, ये अभी के लिए जरूरी नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तावित जननी सुरक्षा स्कीम प्रतिस्थापित करेगी। तो यह भी उस समय का करंट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, किससे संबंधित है, 29 मार्च 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के एक हिस्से के रूप में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। इतना जान सकते हैं, बाकी अब ये इतना ज़्यादा वैलिड नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, अप्रासंगिक हो गई है नए परिप्रेक्ष्य में एग्जाम के लिए। तो ये हो गया आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों से, अपाचियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।